Hello guys, welcome back to our channel part 9 of Rebirth of Innocent Girl. Chapter 81 कॉलेज का पहला दिन। अगली सुबह बानी जल्दी उठकर तैयार होने चली गई क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो अभी रेडी ही हो रही थी तभी उसके मोबाइल पर शालू नाम फ्लैश होने लगी। शालिनी का नाम देख बानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बोलो शालू, जल्दी से फ़ोन उठाते हुए बोली। दूसरी तरफ से शालू बोली, अरे यार कहाँ हो, आज कॉलेज है ना, अभी तक क्यों नहीं आए हो? मैं ऑलरेडी कॉलेज में हूँ, तू आ रही है कि नहीं? शालिनी की बातों में कॉलेज आने की खुशी साफ झलक रही थी। ये देखकर बानी हंसते हुई बोली, अरे अरे थोड़ा सांसें भी लो, मैं कॉलेज जा रही हूँ लेकिन अभी भी कुछ घंटे समय है, मैं तैयार हो रही हूँ। तू ये बता कि तू इतनी जल्दी कॉलेज क्यों गई है? अरे यार मुझसे रहा नहीं गया कि कब कॉलेज को जाओ, इसलिए जल्दी से आ गई। देख तू देर ना करियो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, शालिनी ने कहा। ठीक है मैं आ रही हूँ, इतना कहकर कॉल काट दिया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई अपनी घड़ी को पहनते हुए आईने में देखने लगी। अब उसके चेहरे पर गंभीर दिखने लगी और मन में कहने लगी, अब आज से इसके आगे की जिंदगी मेरी होगी, वो भी मेरी हिसाब से। ये सोचते हुए मुड़कर जाने लगी। तभी अचानक से वो पीछे खड़े इंसान से टकरा गई, जिसे बानी की नाक लाल हो गई, क्योंकि जैसे ही वो मुड़ी वो तेजवीर के सीने से टकरा गई थी। उसका अंजाम उसका नाक लाल हो गया था। बानी अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, हबी ये क्या है, देखो मेरा नाक कितना लाल हो गया। ऐसे पीछे क्यों खड़े थे? वो भी बिना बातें किए मुझे डरा ही दिया। तेजवीर उसकी ऐसे छोटे बच्ची की तरह बोलते देख हंसते हुए कहा, अच्छा दिखाओ मेरी स्वीट वाइफ की नाक कितना लाला हो गया है, दिखाओ। बानी को एहसास हुआ कि तेजवीर उसे फ्लर्ट कर रहा है। उसने जल्दी से हल्की सी दूर करते हुए बोली, रहने दीजिए, मुझे देर हो जाएगी हबी कॉलेज जाने में। उसकी बात सुन तेज उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मैं छोड़ दूंगा तुझे। किस करने की वजह से बानी का चेहरा शर्म से लाल हो गई। ठीक है चलिए, बानी जल्दी से जाती हुई बोली, क्योंकि वो तेज के सामने और ज़्यादा शाये करना नहीं चाहती थी और तेज भी उसे ऐसा होता ना देख ले। ये सोचकर जल्दी से अपनी नज़र झुकाकर कॉलेज बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। तेज भी अभी भी जिम से लौट आया था। वो भी जल्दी से तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। बानी पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठकर तेज का इंतज़ार कर रही थी। ये देख तेज जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। तेज बीच के हेड चेयर पर बैठा हुआ था तो वही बानी उसकी बगल में राइट साइड चेयर पर बैठी हुई थी। तेजवीर को देखकर मुस्कान के साथ बोली, हबी मैं आज थोड़ी लेट करके घर आऊंगी। तेजवीर ये सुना तो एक पल के लिए बानी को ही देखने लगा। तब तक एक सर्वेंट आकर उन दोनों की नाश्ता सर्व करने लगा। वही तेजवीर बानी को आगे बोलने का इंतज़ार करने लगा। बानी बोली, हबी आज मैं शॉपिंग करने जाना है, इसलिए मैं शालिनी के साथ कॉलेज ख़त्म करके सीधे शॉपिंग करने जाऊंगी, मुझे कुछ खरीदारी करनी है इसलिए। ये सुन तेजवीर उसे प्यार से कहा, ओके जान, जो चाहे वो तुम कर सकती हो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है माय क्वीन लेडी। उसको ऐसे कहता देख बानी बड़ी से स्माइल पास कर दी। उसको ऐसे हंसता हुआ देख तेज को भी बड़े ही सुकून मिल रहा था। उसको भी बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि बानी उसके साथ खुलकर बातें जो करने लगी थी, वरना शर्म के वजह से वो कहाँ बोल पा रही थी। दोनों के नाश्ता खत्म होने के बाद जाने के लिए जैसे ही बानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, तेज उसका हाथ पकड़ते हुए रोक दिया और उसके हाथ में ब्लैक कार्ड और गोल्डन कार्ड थमा दिया। दोनों कार्ड को देखकर बानी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में दो कार्ड देखकर कभी तेजवीर को देखती तो कभी कार्ड्स को। फिर मुस्कुराते हुए बानी बोली, अरे वाह हबी, मुझे दो कार्ड्स दे रहे हो, क्या बात है? तुम मेरी प्यारी वाइफ हो, तुम अपने आप को किसी से नीचा दिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम तेजवीर की पत्नी हो, कोई भी लोग तुझे आसानी से नीचा ना दिखा सके। मैं चाहता हूँ तुम बुरे लोगों को ईंट की चोट पत्थर से देना सीखो, तब जाकर लोग तुम्हारे साथ बुरा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये दो कार्ड तो बस मेरे तरफ से गिफ्ट्स है, तुम बिंदास इसको यूज़ करना। तेजवीर बानी की हाथ को पकड़कर बाहर गाड़ी के पास ले जाते हुए कहा। बानी तेजवीर की बातें बड़े ही अच्छे से समझ रही थी। तेजवीर जो कुछ भी कह रहा था सच ही तो कह रहा था। लेकिन तेजवीर को ये नहीं पता कि बानी अब पुरानी बनी नहीं रही। अब वो डरी हुई सहमी हुई जुटे अपनापन को सच्चाई समझकर धोखा तो नहीं खाने वाली थी।
तेजवीर और बानी दोनों ठीक आधे घंटे में कॉलेज पहुंच गए थे। बानी तेजवीर को गालों पर किस करके गाड़ी से उतर गई और हाथ से सी अप करके कॉलेज के गेट के अंदर जाने लगी। तेजवीर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसके आंखों के सामने से दिखना बंद नहीं हो गई हो। ये देख तेजवीर अपनी आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ाते हुए अपने ड्राइवर से कहा, चलो शमशेर। शमशेर तेजवीर का एक खास आदमियों में से एक था। शमशेर भी तेजवीर का ड्राइवर के साथ साथ एक वफादार आदमी भी कई सालों से तेजवीर के साथ ही रहा है। मगर ये भी नहीं है कि शमशेर एक आम इंसान है, ये सोचना भी गलत होगा, लेकिन शमशेर के बारे में तेजवीर के अलावा और उसके करीबी भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता। तेजवीर बानी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल चुका था। यहाँ बानी कॉलेज के अंदर एंटर होकर शालिनी को ढूंढने के लिए अपनी नज़र हर तरफ दौड़ने लगी। उसे शालिनी कहीं नहीं दिख रही थी। थोड़ा आगे जाकर देखा तो थोड़ी दूर कैंटीन के पास एक पेड़ के नीचे रखे गए बेंच के ऊपर बैठकर चाय पिए जा रही थी। उसको ऐसा करता देख बानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वैसे तो अभी तक ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज नहीं आए हुए थे, कुछ एक दो स्टूडेंट ही यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी या खास दिन था, वो इसलिए कि शालिनी खुशी में आकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी में आ गई थी। इसके चक्कर में बनी को भी जल्दी आना पड़ा था। चैप्टर 82 हैप्पी होली। बानी ने देखा कि शालिनी अकेली पेड़ के नीचे बैठकर चाय का आनंद उठा रही है। हंसते हुई उसके पास जाने लगी। शालिनी की ध्यान भी सामने से आ रही बानी पर चली गई। उसे देखकर शालिनी जल्दी से हाथ हिलाकर आने का इशारा कर दिया। बानी भी उसकी ओर ही जाने लगी। तभी अचानक से 3 से 4 बाइक्स बानी के सामने से तेज आवाज के साथ निकल गए। एक पल के लिए तो बानी डर के मारे पीछे हट गई। अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखा तो उसी बाइक्स पर 7 से 8 लड़के बैठकर सबको परेशान करते हुए जा रहे थे। उन लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी किसी अमीरजादे की बिगैल बच्चे हैं। इतनी बड़ी कॉलेज में ऐसे अमीर घराने लड़के ऐसे ही कॉलेज में आकर सबको परेशान करना आम बात तो होती थी। बानी ज़्यादा ना सोचकर वो शालिनी के पास जाकर बैठ गई और वो दोनों बातें करने में मग्न हो गई थी कि कोई उन दोनों को घुरे जा रहे हैं। अभी अभी बानी के सामने से गए हुए बाइक्स वालों की नज़र उन पर टिकी हुई थी, लेकिन इन दोनों लड़कियों को एहसास ही नहीं हुआ था, बस बातों में ही मग्न थी। बानी बोली, अरे यार इतनी जल्दी कॉलेज को कौन आता है? मैं आती हूं ना। शालिनी एकदम से बोल पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन इसके पीछे का असलियत बानी बड़े अच्छे से जानती थी। बानी ने सीधे पॉइंट पर आती हुई बोली, क्या फिर से तुम्हारे चाची ने पढ़ाई को लेकर हंगामा किया? शालिनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए आह भरी और बोली, तुम्हें तो पता है बानी, चाची पहले पढ़ाई के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि पढ़ाई का समय रात का था। नाइट हाई स्कूल होने के वजह से चाची को कोई एतराज़ नहीं था। सारा घर का काम भी तो दिन भर कर दिया करती थी, जिस वजह से वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। मगर अब वो गुस्से में तिलमिला रही है। शालिनी अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर पाती। बानी ने उसकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, इसलिए वो तुम्हारे साथ मारपीट कर दी है ना? बानी की बात सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली, बस खामोश होकर सिर झुका कर बैठ गई। ये देख बानी असलियत में शालिनी के साथ हुआ क्या था इस बात को वो अंदाजा लगा लिया था। बानी ने आगे कहा, और तुम्हारी चाची को इतना सब कुछ करने के बावजूद वो तुम्हें भूखा पेट रखा, खाने का एक निवाला नहीं दिया। क्यों, मैंने सही कहा ना? अभी शालिनी कुछ नहीं बोली, क्योंकि शालिनी को पहले से ही पता था कि कोई भी बात हो वो बानी के सामने कुछ नहीं छुपाती। उसको ऐसे खामोश देख बानी बात को आगे बढ़ाया, तुम्हारी चाची का कंडीशंस क्या हैं? ये सुन शालिनी एक ही झटके में बानी को देखने लगी। उसको एक बात समझ नहीं आई कि कंडीशन के बारे में बानी को कैसे पता, मगर उसे ये नहीं पता कि बानी का ये पुनर्जन्म तो था ही, साथ ही महादेव की कृपा से उसे कुछ पावर भी मिली है। बानी का ये सिक्स सेंस का ही असर का था। शालिनी को अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाकर बानी समझ गई कि शालिनी क्या सोच रही है, इसलिए बड़े ही कैजुअली बोली, अरे यार मुझे क्या तुम्हारी चाची के बारे में नहीं पता क्या? ये सब करती है तो ऑफकोर्स कंडीशंस रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बानी की ऐसे बातें सुनकर वो भी नॉर्मल होते हुई बोली, हाँ यार चाची ने कंडीशंस तो रखी है। और वो क्या कंडीशन है? बानी ने पूछा। शालिनी उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, वो मेरी इस पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रही है और मेरा कॉलेज आना उन्हें पसंद नहीं है।
इसके बदले वो मुझे घर से निकलवाने की धमकी दे रही है। मुझे पैसे कमाकर चाची को देना होगा, साथ ही घर का सारा काम को भी करना होगा, वरना मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और साथ ही घर में रहने नहीं देने वाली हैं। उसकी बात सुन बानी चुप थी। शाली फिर आगे बोली, लेकिन मैंने भी यही सोचा था पहले कि बस किसी भी तरह से हाई स्कूल तक पढ़ाई हो जाए, फिर छोटा मोटा जॉब करके चाची की हर बात मानूंगी। लेकिन अब मुझे पूरी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, और अब इतनी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहूंगी। उसके लिए मुझे घर से क्यों ही ना निकाल दे। निकाल दे क्यों, मुझे घर से निकाल ही दिया है। ये सुन बानी थोड़ी हैरान हो गई। क्या तुझे घर से ही निकाल दिया है? अब तुम कहाँ रह रही हो? अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं मिला, लेकिन जल्द ही ढूंढ लूंगी। रात में जब चाची मारपीट कर रही थी तभी मैं घर को छोड़ दिया था। मगर जब ये सब हुआ तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बानी बोली। ये सुन शालिनी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारे और जीजू के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती और मेरे वजह से आप दोनों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। बानी थोड़ी गुस्से में भड़कती हुई बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो पहले तुम्हारा रहने के लिए बंदोबस्त करेंगे। लेकिन अब तो क्लासेस शुरू होते होंगे। शालिनी बोली तो बानी भी एक पल के लिए सोचा, फिर बोली ठीक है, क्लासेस खत्म होने के बाद जाएंगे। दोनों ही क्लासेस की ओर जाने लगी। दोनों ने यहाँ वहाँ देखा तो ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे तो बस गिने चुने स्टूडेंट्स ही थे। बानी ने घड़ी में समय देखा तो सच में क्लासेस शुरू होने का समय हो गया था, लेकिन वहाँ ना ही स्टूडेंट्स और ना ही लेक्चर्स थे। दोनों आगे जाकर वॉचमैन अंकल से पूछने लगी। बानी बोली, अंकल आज कॉलेज नहीं है क्या? अरे बेटा, तुम दोनों को नहीं पता, आज होली है तो सब स्टूडेंट होली खेलने प्लेग्राउंड में शामिल है। सब लोग वहीं पर होली की मजे ले रहे हैं, इसलिए आज कोई क्लासेस नहीं है बेटा, तुम दोनों भी जाओ, जाकर होली खेलो। ये सुनकर बानी और शालिनी एक दूसरे को देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए दोनों एक साथ वॉचमैन अंकल से कहने लगी, अंकल आपको भी हैप्पी होली। लेकिन रंग ही नहीं है यहाँ तो, शालिनी बोली। ये सुनकर वॉचमैन अंकल हंसते हुए कहा, हैप्पी होली बेटा, कॉलेज में रंगों को लाना अलाउ नहीं है बेटा, इसलिए कॉलेज के प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं सभी। हम रुको, मेरे पास थोड़ा सा है। कहकर वॉचमैन अंकल अपने लकड़ी के ड्रॉवर में से एक छोटा सा डिब्बी में गुलाब रंग रखा हुआ था, उसे देखकर तीनों हंसते हुए एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रंग लगाने लगे। चैप्टर 83 झगड़ा। बानी और शालिनी दोनों वॉचमैन अंकल को बाय बोलकर ग्राउंड के ओर जाने चली गई। वे दोनों अंदर तो नहीं गई, लेकिन दूर होकर बाकी लोगों को रंग खेलते हुए देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए एक बार फिर एक दूसरे को गले लगकर होली की बधाई देने लगी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था ये होली उनकी जिंदगी की पहली होली है, बानी के लिए भी और शालिनी के लिए भी, और सच्चाई भी थी। बानी पिछले जन्म में वो कभी भी होली नहीं खेली थी, बस कश्यप परिवार में वो नौकरों की तरह काम करने में व्यस्त रहती थी। अगर खेलने का मन होता तो रूपाली और पिया के वजह से होली खेलना एक सपनों की तरह ही रह जाता, जिस वजह से बानी होली कभी नहीं खेली थी। शालिनी का भी वही हाल था, वो भी उसकी चाची के वजह से कभी नहीं खेल पाई थी, बस घर के कामों में डूबा देती थी, वरना पिटाई करना शुरू कर देती। बानी और शालिनी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजरी थी। इससे यही मालूम पड़ता था कि उनकी जिंदगी में होली का रंग कभी नहीं लगाई थी। दोनों कुछ देर वही खड़ी होकर बाकी लोगों के होली को एंजॉय करता देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद दोनों लड़कियां वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी अचानक सामने वही बाइक वाले लड़के आकर उनके रास्ते काट दिए। बानी और शालिनी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लड़के फिर से आकर क्यों खड़े हो गए। शालिनी चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी तो वही बानी बिना कोई हाव भाव के खड़ी थी, उसकी चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर बाइक वाले लड़कों में से एक लड़का ने कहा, अरे वाह, लगता है आज हमारे कॉलेज में 2 नई लड़कियां आई हैं, चलो अच्छा ही होगा, होली खेलने में और भी मज़ा आएगा। हाँ तुमने सही कहा, आज तो सच में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, दूसरे लड़के ने कहा। बानी इनके फालतू के बकवास बातें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, शालिनी को लेकर वहां से जाने लगी।
तभी दूसरे लड़के ने बाइक में से जल्दी से उतरकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर बाकी के लड़के भी बाइक से उतरकर बानी और शालिनी के आसपास खड़े हो गए। ये देखकर शालिनी और भी ज्यादा परेशान हो गई, अपनी हकलाते हुई जुबान से कहने लगी, आप लोगों को क्या चाहिए, हटिए हमारे रास्ते से। ये सुना तो सभी लड़के ठहाके लगा के हंसने लगे। उनमें से एक ने कहने लगा, क्या कहा, हमें क्या चाहिए? इतना कहकर एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ सभी लड़के भी हंसने लगे। अपनी हंसी को रोकते हुए वही लड़का आगे कहा, देखो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम चाह रहे थे कि तुम दोनों हमारे साथ होली खेलो, लेकिन हाँ अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं, साथ ही होली भी खेलो, देखना तुम दोनों को होली खेलने में बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर वो शालिनी को रंग लगाने अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। ये देख शालिनी डर के मारे बानी का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। बानी अभी भी शांति से खड़ी थी। उस लड़के का हाथ शालिनी के गाल को छू पाता तभी उस लड़के की सांसें एक पल के लिए वही थमसी गई। शालिनी जो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, कुछ देर तक उसे कुछ भी एहसास ना होने पर अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो लड़का एक स्टैच्यू की तरह चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। ये देखकर बाकी लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका दोस्त ऐसे भूत की तरह एक ही जगह पर क्यों खड़ा हो गया। वही बानी आराम से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो किसी तरह से परेशान है। कुछ पल के बाद स्टैच्यू की तरह खड़ा वो लड़का एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देख वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, साथ ही साथ हैरान भी हो गए, सिवाय बानी के। उस ग्रुप में एक लड़का जिसका बाल गर्दन तक आ रहे थे, उसने जल्दी से जाकर उस लड़के से कहा जो भूत की तरह खड़ा था, अबे आलू क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आलू अभी भी चिल्लाए जा रहा था, उसके आंखों में पानी भी आ गई। उसे देखकर मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि वो रो रहा है या चिल्ला रहा है। लंबे बालों वाला लड़का दोबारा बोला, अबे आलू बोलना हुआ क्या है तुझे? आलू रोते हुए कहा, अरे यार बालू, मेरे पैरों में नुकीली चीज़ होगा जो चुभ गया है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ मदद करो मुझे, मेरी जान निकल जा रही है। बाकी सब ये सुनकर जल्दी से आलू के पास आ गए उसे मदद करने, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नुकीली चीज़ चुभा तो भी कहा, उन लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर बानी को हंसी आने लगी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, अब मैं कुछ मदद कर दूं आप लोगों की। ये सुनकर लड़कों के ग्रुप में से एक और लड़का जिनका नाम था वेंकी, उसने कहा, मदद? तुम करोगी मदद? सच सच बताना कि तुमने क्या किया है। बानी अपनी कंधे उचकाते बड़े ही आराम से बोली, मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी थी, क्यों तुम सभी ने नहीं देखा मुझे? उस लड़के वेंकी को कुछ समझ नहीं आया बानी की बातों का जवाब कैसे दे, उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। बानी फिर हंसते हुए बोली, अरे अरे, ध्यान से देखना कहीं और गहरा चोट ना हो जाए। बानी की बातें सुनकर वे सभी लड़के को और भी ज्यादा चिढ़ होने लगी थी, उससे भी ज्यादा तो उस आलू पर होने लगी थी। तभी बानी उनके मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे तुम लोग भी हद करते हो, यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो, उसके पैरों में देखो थोड़ा, वो भी तलवे के बीचों बीच। बानी इतना ही कहना था कि सभी ने जल्दी से आलू के पैर को उठाकर देखने लगे। सच में वहां पर किसी नुकीली चीज चुभने की वजह से खून निकल रहा था। बालू ने गुस्से में बानी पर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है और ऐसे दिखावा कर रही है कि तुझे कुछ पता नहीं। बानी बस हल्की से मुस्कुराने लगी। ये देखकर बालू को और भी ज्यादा गुस्सा में आ गया। वे सभी लड़के अब झगड़ा करने के मूड में आ गए थे। वेंकी ने गुस्से में बानी को मारने आगे बढ़ गया। अपना दाहिने हाथ को उठाकर बानी को मारने ही वाला था कि तभी बना उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। ऐसा करने पर बालू को जान जाने जितना दर्द होने लगा, जिसे वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लड़के भी बिना देरी किए बानी को मारने आगे आकर बानी पर हमला करना शुरू कर दिया। शालिनी ये देखकर वो थोड़ी सी डर गई और बानी का हाथ कसकर पकड़ ली। बानी ने शालिनी को देखा तो शालिनी नामे सिर हिला दी। चैप्टर 84 खतरा। बानी ने जब ये देखा कि वे सभी उस पर हमला करने आ रहे हैं, शालिनी के साथ 3 कदम पीछे हट गई। शालिनी बानी की हाथ डर के मारे कसकर पकड़ ली। उसको इतना डरा हुआ देख बानी अपनी आंखों से इशारा करके शांत रहने को कहा, फिर सबकी ओर देखने लगी। उस ग्रुप में से एक लड़का बानी मारने आगे बढ़ा।
वो बानी छू भी पाता तभी अचानक बानी अपना दाहिने पैर उठाकर उस लड़के के सीने पर एक लात मार दी, जिससे वो लड़का थोड़ी दूर पर जाकर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी सब लड़के गुस्से में आ गए। दूसरा लड़का वो भी बानी को मरने दौड़ा, लेकिन उसका भी बेहाल होता देख बाकी लड़के कुछ पल के लिए चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़े हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। ये देख बानी बोल पड़ी, क्यों, क्या हुआ? अब कोई भी नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं हो रही है क्या? ये सुनकर उनमें से एक लड़का ने कहा, हम लोग ये सोचकर चुप थे कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी मासूम लड़की पर हाथ उठाए। अच्छा, आप क्यों नहीं मानते कि तुम लोग मुझसे डर गए हो? बानी उन सब की मजाक उड़ाते हुए बोली। कहा ना कि हम लोग किसी मासूम लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाते। बानी उन सब के आंखों में थोड़ा डर और गुस्सा देख पा रही थी। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। बानी शालिनी की हाथ पकड़कर दोनों वहां से जाने लगे। ये देख वे सभी लड़के एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आई कि वो लड़की क्या कह के गई और क्या करके गई। बस बेवकूफ़ की तरह वही एक ही जगह पर खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख पा रहे थे। यहाँ बानी और शालिनी दोनों ही कॉलेज से बाहर आ गए। शालिनी बानी को देखते हुए बोली, अरे यार, आज होली है, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे आज रहने का ठिकाना भी ढूंढना है। बानी शालिनी की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती हुई बोली, क्यों? तुम तो हॉस्टल में रहने वाली थी ना, वो क्या हुआ? शालिनी थोड़ा उदास होते हुई बोली, हाँ मैं भी यही सोचा था कि हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन जब मैंने कमरे के बारे में पूछने गई तो हॉस्टल वार्ड ने कहा एक भी कमरा खाली नहीं है, इसलिए रहने के लिए छोटा सा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं फिर। बानी शालिनी के हाथ पकड़कर मैन गेट से बाहर चली गई। रेंट पर कमरा लेने के लिए दोनों ही 1-2 घंटे तक ढूंढने में लगा दिया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी उनके बजट के हिसाब से नहीं मिल रहा था। जो भी रूम्स रेंटेड में था वो सभी उनके बजट से बाहर था। आखिरकार थक हार कर दोनों एक होटल में जाकर बैठ गए। घूमते हुए वो दोनों इतने थक गए थे कि भूख भी होने लगी थी। दोनों खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। खाना आने तक बातों में लग गई। आज का दिन ही खराब है मेरे लिए तो, शालिनी मायूस होते हुए बोली। अरे तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बानी बोली। दोनों आगे कुछ कह पाती तब तक वेट्रेस खाना लेकर उनके टेबल पर आ गया। दोनों अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद अपना खाना खत्म करके बिल पे करने काउंटर पर चली गई। बानी अपने बैग से पैसे निकालकर काउंटर पर देकर वहां से निकल गई। अब चलो, बानी ने कहा। शालिनी ने आगे आती हुई बोली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग मॉल, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बानी बोली। वहां से टैक्सी में बैठकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल गई। दूसरी ओर कश्यप विला में आज माहौल कुछ अलग ही था। रूपाली अपनी कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। उसकी चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात से लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। उसी समय पिया कमरे में आए। उसने अपनी माँ को इतना ज़्यादा परेशान में देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अंदर आती हुई पिया बोली, मॉम, क्या बात है, आप इतने परेशान में क्यों हैं? अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर उसे एक नज़र देखा और फिर एक गहरी सांस लेती हुई कहा, क्या बताओ पिया, मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर पूछ रहे थे कि निम्मी के लिए हॉट बंदोबस्त हुआ है कि नहीं, क्योंकि देर हो गया तो निम्मी की जान का खतरा हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द अरेंज करने के लिए कह रहे थे। रूपाली की बात सुनकर वो भी परेशान होने लगी। मगर मॉम, हम इतनी जल्दी हॉट का अरेंज कैसे करेंगे? क्या आप पापा को इसके बारे में बताया कि नहीं? डॉक्टर कह रहे थे कि आपके पापा का कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे कॉल करके ये सब बताया, रूपाली ने कहा। मॉम, ये सब ना इस गंवार लड़की बानी के वजह से हुआ है। मेरा मन कर रहा है कि उसका गला दबाकर मार डालूं, पिया गुस्से में दांत भींचते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रूपाली को भी बानी पर गुस्सा आने लगा। हाँ बेटा, तू सही कह रही हैं, ये सब ना उस 2 टके की लड़की के वजह से हुआ है। दोनों माँ बेटी की बातें चल ही रही होती है कि उतने में महेश भी घर आ जाता है। महेश अपनी कमरे में आकर देखता है कि दोनों माँ बेटी को गुस्से में किसी को डांटते हुए देखकर बिना कुछ ज्यादा ना सोचकर सीधे कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। महेश को देखकर रूपाली और पिया दोनों ही जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई। क्या हुआ महेश, आप इतने जल्दी ऑफिस से आ गए? रूपाली ने कहा। उसकी बात सुनकर महेश ने जवाब दिया, हाँ
डॉक्टर कह रहे थे कि आपका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, इसलिए मुझे कॉल किए थे। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे कि जल्द से जल्द हॉट डोनर को ढूंढे, ये काम जल्दी से होना चाहिए, अगर देर कर दिए तो निम्मी की जान। इतना कहकर रूपाली रोने लगी। उसको ऐसे रोता हुआ देख महेश बड़ी गंभीर आवाज में कहा, तुम परेशान मत हो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये कहकर महेश किसी गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ बानी और शालिनी दोनों ही शॉपिंग करके मॉल से बाहर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। दोनों बातों में इतनी मग्न थी कि कब से एक टैक्सी आकर उनके सामने रुकी है। बानी को एहसास हुआ कि टैक्सी आ गई है। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। आगे आने वाले खतरों से अनजान बानी शालिनी के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उनकी टैक्सी के पीछे पीछे एक ट्रक तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही थी। बानी शालिनी के साथ साथ ड्राइवर भी इस बात से अनजान था। चैप्टर 85 एक्सीडेंट। आगे आने वाले खतरों से अनजान बानी शालिनी के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उनकी टैक्सी के पीछे पीछे एक तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही ट्रक के ऊपर ध्यान ही नहीं था। बानी शालिनी के साथ साथ ड्राइवर भी इस बात से अनजान चुपचाप गाड़ी चलाने में बिजी था। तभी अचानक से बात करते करते बानी चुप हो गई। उसकी सिक्स सेंस विशन के वजह से कुछ गड़बड़ होने की आभास उसके दिमाग में आना शुरू हो गया। पहले एक नज़र खिड़की से बाहर यहाँ वहाँ चारों तरफ दौड़ाने लगी, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अगले ही पल गंभीर होकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बड़ी सी ट्रक उनके गाड़ी को टक्कर मारने के लिए तेजी के साथ आ रही हैं। ये देखकर बानी की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग ये नज़ारा देखकर काम करना ही बंद हो गया था। तभी शालिनी की नज़र बानी पर पड़ी, जो कि अचानक बातें करते हुए चुप हो गई थी। बानी, बानी, क्या हुआ, तू ऐसे अचानक चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? शालिनी की बातें सुनकर वो अचानक रिएक्ट करते हुए बोली, अरे कुछ नहीं शालू। वो इतना ही बोल पाई थी कि उसने देखा कि वो ट्रक टैक्सी को ठोकने के लिए और भी ज़्यादा करीब आ गई है। बिना देरी किए ही टायर पर निशाना लगाते हुए उसकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों आपस में जोड़कर 3 बार गोल गोल घुमाकर हल्के से लेफ्ट से राइट कर दिया, जिसे किसी की आंखों में नजर आए बगैर ट्रक की टायर एकदम से पंचर होकर तेजी से आने के वजह से जोर की आवाज़ के साथ फट गई और ट्रक की बैलेंस बिगड़ने के वजह से ट्रक जाकर सीधे ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर पड़ी। बानी की अपनी सुपर पावर के वजह से ये कारनामा कर दिया था। शालिनी, जो कि बानी के साथ ये आवाज़ सुनकर जज से पीछे मुड़कर देखा तो वो भी हैरान और डर दोनों ही उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। वही बानी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रही थी, बस थी तो हल्की सी मंद मंद मुस्कान, वो भी किसी के नजर आए बगैर। ड्राइवर भी ट्रक ब्रिज से नीचे गिरता हुआ देख लिया था। अपनी टैक्सी को धीरे करने ही वाला था कि बानी ने उसको आगे बढ़ने को कह दिया। बानी को अच्छे से पता चल गया था कि ये सब किसने और क्यों किया था, इसलिए वहां रुककर अपनी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। ड्राइवर बानी की बात सुनकर आगे बढ़ गया और वही शालिनी अभी भी वो हैरान थी। बानी उसे रिलैक्स करते हुई बोली, रिलैक्स शालू। उसकी आवाज़ सुनकर शालिनी भी रिलैक्स तो हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ट्रक को ब्रिज से नीचे गिरते हुए सीन बार बार घूम रहा था। अरे यार, एक बार तो जाकर देख सकते थे कि ट्रक ड्राइवर जिंदा है या मर गया है, शालिनी चिंता में कहने लगी। शालिनी की ये बात सुनकर बानी बोली, नहीं शालू, ये सब पुलिस का काम है, इन सब के झमेले में पड़ना नहीं चाहिए। बानी की बात सुनकर ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुप रह गई। आधे घंटे के बाद बानी शालिनी को लेकर अपनी विला यानी तेजवीर की प्राइवेट विला आ गई थी। शालिनी ने जब इस बड़े से आलीशान विला को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विला के हर तरफ हरियाली, फूलों फलों से भरा पड़ा ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। उतना ही वहां के टाइट सिक्योरिटी को देखकर हैरान भी थी। शालिनी की ऐसे मुंह फाड़े देखते हुए देख बानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर चले। बानी की आवाज़ सुनकर शालिनी अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बानी तू यहाँ रह रही हैं? वैसे कितना बड़ा विला है और खूबसूरत भी, लेकिन बानी यहाँ तो आपके पूरे परिवार है, तुम मुझे ये क्यों लेकर आए हो? आपके घरवाले क्या कहेंगे मुझे ये देखकर? कुछ नहीं कहेंगे, वैसे यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, घरवाले तो ओल्ड मैंशन में रहते हैं, ये तेजवीर जी की प्राइवेट विला है, बानी ने कहा। फिर भी बानी डियम, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ?
मैं आप दोनों के बीच कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, शालिनी ने कहा। देखो शालू, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, जब तक तुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा नहीं मिल जाती तब तक यही रहना, मिलने के बाद तुम चली जाना, और मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी कमरा ढूंढने में, बानी शालू को समझाते हुए बोली। बानी की बात सुनकर शालिनी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे सोचता हुआ देख बानी उसे हाथ पकड़कर खींचकर घर के अंदर ले जाते हुए बोली, ज़्यादा मत सोचो, अब अंदर चलो। पर बानी, मिस्टर सिंह क्या कहेंगे यार, शालिनी भी बानी को समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर एक पल वो भी सोचने लगी, फिर अगले ही पल शालिनी की कंधे पर हाथ रखकर शांत कराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कहेंगे, और अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। शालिनी एक गहरी सांस लेकर उसकी बात मान गई। वही दोनों की बातें सुनकर दो जोड़ी आंखें गुस्से से घूरे जा रही थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि घर के सर्वेंट नीलिमानी थी। बानी शालिनी को लेकर गेस्ट रूम दिखाने के लिए चली गई। नीलिमानी दोनों को जाता हुआ देखकर मन ही मन बानी को गालियां देने लगी। यहाँ बानी शालिनी को कमरा दिखाते हुए कहा, ये रही तुम्हारा कमरा। शालिनी भी कमरे को देखकर बोली, वाकई में ये कमरा बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शालिनी बस हाँ में सिर हिला दिया। बानी भी बाहर आकर तेजवीर को कॉल करके शालिनी के बारे में सब कुछ बता दिया, सिवाय एक्सीडेंट की घटना को छोड़कर। ये सुनकर तेजवीर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, डियर वैफी, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तो हेल्प करना चाहिए, इससे मैं गुस्सा क्यों हूँगा। तेजवीर की बातें सुनकर बानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, और दोनों के बीच कुछ देर तक बातें चली। बानी तो भूल ही गई थी कि तेजवीर अभी ऑफिस में है, बस बातें किए जा रही थी। दूसरी ओर तेजवीर के ऑफिस में राघव तेजवीर के सामने खड़ा होकर बार बार घड़ी में देखे जा रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई अर्जेंट काम होगा, लेकिन तेजवीर बड़े ही आराम से बानी के साथ बातें किए जा रहा था। आखिरकार बानी बोली, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी आप जल्दी घर आ जाएगा, बाय कहकर कॉल काट दिया। दूसरी तरफ तेजवीर भी फ़ोन रख दिया। आज बानी से बात करके वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। चैप्टर 86 साजिश। बानी शालिनी को लेकर अपनी विला आ गई थी। ये बात तेजवीर को भी बता दिया था, और तेजवीर भी मान गया था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। कश्यप विला में महेश सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना गुस्से में है, और बार बार किसी को फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन सामने वाले का फ़ोन उठा ही नहीं रहा था, जिसे गुस्से से तिलमिला रहा था। आखिरकार थक हार कर गुस्से में अपना फ़ोन सोफे पर पटक दिया। आज सच में महेश का ये रूप कोई भी देखता तो वो डर ही जाता। रूपाली उसके पास आती हुई बोली, क्या हुआ महेश, आप इतना परेशान क्यों हो। महेश ने रूपाली के बातों पर कोई भी जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र उसको देखकर फिर अपनी सोच में चला गया। वही ये देख रूपाली को कुछ समझ नहीं आई कि आज महेश को क्या हुआ है और क्यों परेशान है, लेकिन बिना कुछ पूछे बस चुप रहना ही ठीक समझा और वहाँ से चली गई। महेश भी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगी। महेश ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर देखा तो ये कॉल उसी के नंबर से कॉल आ रही थी। फ़ोन उठाते हुए सामने वाले का बिना बात करने का मौका दिए बगैर महेश गुस्से में कहने लगा, मैं कितने देर से कॉल किए जा रहा हूँ, तुम कहाँ मर गए थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। इतना कहकर वो कुछ सेकंड चुप हो गया। सामने से कुछ जवाब ना आता देख महेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब बोलो भी। सामने वाला इंसान ने कहा, अरे मिस्टर कश्यप, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सांस लीजिए, ऐसे बात करने से आपके तबीयत बिगड़ सकती है। उस अनजान शख्स की बातें सुनकर अब महेश और भी ज़्यादा गुस्सा और चिढ़ दोनों ही होने लगा। पहले तो महेश अपने आप को तो शांत किया, फिर बोला, खैर ये सब जाने दो, पहले ये बताओ कि मैंने जो काम दिया था वो काम हुआ कि नहीं। उस आदमी ने कहा, हाँ मैंने तो उस काम के लिए किसी आदमी को सौंप दिया था, लेकिन उस आदमी का फ़ोन अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है वो उसी काम में व्यस्त होगा। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही उस आदमी का कॉल आता है मैं तुरंत आपको बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सामने वाले इंसान का बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। एक पल छुपी के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, बड़े ही सावधानी से इस काम को अंजाम देना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ एक और बात, इस काम में मेरा नाम आना नहीं चाहिए,
कैसे करोगे, किस तरह करोगे मुझे नहीं पता, इन साजिश के पीछे मेरा नाम बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। मिस्टर कश्यप जी टेंशन ना लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, इस घटना के ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा, एक्सीडेंट ही समझेंगे, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर महेश ठीक है कहकर कॉल काट दिया। महेश फोन रखने के बाद सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी तरफ बानी शालिनी के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर तेजवीर की गाड़ी बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर तेजवीर सीधे अंदर आ गया। उसने देखा कि सभी सर्वेंट अपने अपने काम में व्यस्त थे। वही बड़े से हॉल के बीचों बीच रखा हुआ सोफे पर बैठकर बानी और शालिनी दोनों ही बातें में लगे हुए थे। बानी की नज़र जैसे ही तेजवीर पर पड़ी, जल्दी से उसके पास आती हुई बोली, आप आ गए, आइए, मुझे आपको मेरी दोस्त से मिलवाना है। तेजवीर की हाथ पकड़कर शालिनी के पास ले आई और बोली, ये है मेरी दोस्त शालिनी। जैसे ही शालिनी और तेजवीर दोनों ही बानी को यूं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हुए देखकर दोनों ही हंसने लगे। बानी को समझ ही नहीं आया कि दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं। आप दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हैं? बानी अपनी मुंह पॉट करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर शालिनी बोली, अरे बानी डियर, मिस्टर सिंह को मैंने शादी में ही देखा है और एक दूसरे को पहचानते भी है, जानते भी है कि ये आपके हस्बैंड है और मैं आपकी अच्छी दोस्त। क्यों भूल गई हो क्या तुम? इतना कहकर एक आईब्रो उचकाने लगी। जब बानी को ये बात समझ आया कि वो अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए एक हाथ से अपनी माथे पर हल्की सी चपत लगा लिया, उसको ऐसा करता हुआ देखकर शालिनी और तेजवीर दोनों भी हंसने लगे। दोनों को हंसता हुआ देखकर बानी भी हंसने लगी। तभी एक सर्वेंट वहां आकर सिर झुकाकर बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ कहा, बॉस, मैडम डिनर तैयार है। ये सुनकर तेजवीर उसे जाने का इशारा किया। वो सर्वेंट भी हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। ठीक है, आप दोनों बातें करो, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, डिनर करते हैं, कहकर तेज अपने कमरे की ओर चला गया। बानी शालिनी को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तेजवीर भी आकर अपनी जगह पर बैठ गया। एक सर्वेंट ने आकर खाना सर्व करने लगा। तीनों खाना खाने लगे। खाना खाने समय तेजवीर का चेहरा बहुत ही सीरियस लग रहा था। बानी भी इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन शालिनी होने के वजह से कुछ पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए बानी भी बिना कुछ पूछे चुपचाप खाना खाने लगी। 2 घंटे बाद तेजवीर खाना खा के स्टडी रूम में चला गया था। वही बानी गुड नाइट बोलकर अपनी कमरे में चली आई। उसने देखा कि तेजवीर अभी भी स्टडी रूम से नहीं आया है। ये देखकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। तेजवीर जब कमरे में आया तो वो भी बानी वहां पर ना पाकर हर तरफ देखने लगा। बाथरूम से पानी की आवाज़ आता हुआ देखकर समझ गया कि बानी बाथरूम में है। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। तब तक बानी भी फ्रेश होकर आ गई थी। जब दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली तो कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे आंखों में खो गए। तेजवीर ने देखा कि बानी उसे ही देखे जा रही है। वो उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एक शरारती मुस्कान के साथ देखने लगा। बानी को एहसास हुआ कि तेजवीर उसे ही देखे जा रहा है। ये देख वो थोड़ी सा कपका गई, अपनी नजरें हटाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। उसको अंदर तक अंदर बहुत ही ज्यादा एम्बरेस हो रही थी। उसने हकलाते हुई बोली, क डॉट डॉट क क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? चेहरे पर कुछ लगा है क्या? उसकी बात सुनकर तेजवीर मुस्कुराने लगा और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसे बानी सीधे जाकर तेज के सीने से टकरा गई। बानी तेजवीर दिल की धड़कन साफ सुन पा रही थी। ये देख उसके गाल शर्म के वजह से टमाटर की तरह लाल हो गए। फिर धीरे से तेज से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेजवीर उसे खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था। ये देखकर बानी उससे दूर होने की बजाय उसके सीने से लगकर चुपचाप खड़ी रही। आज दोनों को बहुत ही ज्यादा सुकून हो रहा था। तभी बानी को कुछ याद आया। वो तेजवीर की ओर देखते हुए पूछा, तेज, खाना खाते समय आप बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे थे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तेजवीर ने जब ये सुना तो फिर से उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर लगने लगा। चैप्टर 87 फूल लेकर नहीं आए। तभी बानी को कुछ याद आया। वो तेजवीर की ओर देखते हुए पूछा, तेज, खाना खाते समय आप बहुत ज्यादा गंभीर लग रहे थे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तेजवीर ने जब ये सुना तो फिर से उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर लगने लगा। ये देखकर बानी तेज को ही देखने लगी। तेजवीर बानी को अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं वैफी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहती है।
सच तो ये था कि आज जो एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में तेजवीर को पता चल गया था। बस अब इसके पीछे का हाथ किसका है ये पता लगाना था। पता लगाने के लिए तेजवीर ने राघव को पहले ही कह दिया था, लेकिन इस बात से अनजान कि इसके बारे में बानी को पहले से ही पता था। वो तो अभी भी यही समझ रहा था कि बानी को कुछ नहीं पता, लेकिन बेचारा तेजवीर को क्या पता बानी अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करके वो एक्सीडेंट उसे नहीं करवाया था, और ये भी जानती थी कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। आज जो घटना हुआ था इसके बारे में दोनों को पता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के सामने कहना नहीं चाहते थे ताकि उनको परेशान ना हो। बानी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी आप होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तेजवीर ने जब ये सुना तो उसको अपने गले से लगा लिया। तेजवीर के चेहरे से ये पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो तो इतनी अशनी से कोई भी बात जाने नहीं देगा। तेजवीर अपने मन में कहने लगा, नहीं वैफी, तेरे जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, चाहे वो तुम्हारे तरफ से हो या मेरे तरफ से। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। तेजवीर ने देखा कि बानी कब से उसे ही देखे जा रही है। ये देखकर उसके दिमाग में कुछ सूझा, फिर अचानक बानी के होठ पर उसका होठ रख दिया। अचानक से हुआ ये हरकत को देखकर उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया, और वे दोनों एक दूसरे को किस करने में डूब गए थे कि उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कोई था जो उन दोनों पर नज़ारे गड़ाए देख रहा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि नीलिमानी ही थी। जब से तेजवीर अपने प्राइवेट विला में रहने लगा था तब से नीलिमानी तेजवीर पर क्रश हो गया था, पागलों की तरह चाहने लगी थी। वो ये भूल गई थी कि वो एक मामूली सर्वेंट है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घमंड में रहा करती थी। नीलिमानी पहले तेजवीर को चोरी चुपके से देखना और ज़्यादातर तेजवीर के आसपास ही रहा करती थी, चाहे वो खाना परोसना हो या तेजवीर का कमरा क्लीनिंग करने का हो, वही करा करती थी। लेकिन अब जब से बानी इस घर में आई है, अब उसको पहले की तरह कोई काम नहीं हो पा रहा था, तेजवीर के आसपास रहना भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से नीलिमनी हर समय पर गुस्से में रहने लगी थी। आज तो नीलिमनी हद कर दी थी, तेजवीर और बानी के प्राइवेट मोमेंट में दखल देना शुरू कर दी थी। नीलिमनी तेज और बानी दोनों को किस करते हुए देखे जा रही थी। गुस्से में उसकी आंखें खून जितना लाल हो गया था। कुछ देर तक ऐसे ही घूरने के बाद नीलिमनी वहां से चली गई। अगले सुबह खिड़की से आ रही धूप की किरणें बानी की चेहरे पर पड़ने से नींद से उसकी आंखें खुल गई। अंगड़ाई लेते हुई उठकर बैठ गई। उसने बगल में सो रहे तेज को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने देखा कि तेज दिखने में कितना हैंडसम और चार्मिंग है। सच में किसी ग्रीक गॉड की तरह कोई भी इंसान इसकी चार्म पर फिदा हो जाए। इन सब वो मन में ही सोची रही थी कि तभी अचानक से उसकी दिमाग में एक ख्याल आया। वो धीरे से झुककर तेज के होठों पर किस करने झुकने लगी। उसने तेज के सॉफ्ट होठों पर अपना होठ रख कर चुम लिया। उसने देखा कि तेजवीर अभी भी कोई हरकत नहीं किया है तो दोबारा किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार वो किस कर पाती तभी अचानक से तेजवीर उसको गर्दन से पकड़कर अपनी होठ को उसकी होठ पर रख कर चूमने लगा। पहले तो बानी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। कुछ पल के बाद वो होश में आकर वो भी तेजवीर के साथ देने लगी। दोनों की किस इतने पैशनेट होता जा रहा था कि दोनों को होश ही नहीं रहा कि कितने देर से दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। कुछ देर ऐसे चूमने के बाद आखिरकार दूर हुए। बानी तेज के सीने पर ही लेट गई। उसका गाल शर्म के वजह से लाल हुए जा रहे थे। वहीं नीचे हॉल में शालिनी तैयार होकर कमरे से बाहर आए। उसने देखा कि सभी सर्वेंट्स अपने अपने काम में बिजी है, और तो और बानी अभी तक नीचे नहीं आई है। ये देखकर वो टहलने बाहर गार्डन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो आगे जा पाती तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। जब उसने अपनी आंख उठाकर देखा तो सामने खड़ा उस इंसान को देखकर वो हैरान और कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान क्या कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज फूल लेकर नहीं आए हो क्या? शालिनी ने सामने खड़ा इंसान से पूछा। सामने खड़ा वो इंसान और कोई नहीं राघव ही था। शालिनी को ऐसे बातें करते देख राघव उसे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था, लेकिन राघव उसे नज़रअंदाज करके सीधे सोफे की ओर जाने लगा। ये देख शालिनी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहने लगी,
अरे बोलिए ना, आज फूल क्यों नहीं लाते? शादी के दिन आपने जो जैस्मिन का फूल लेकर आए थे ना, वाह क्या खुशबू थी उसकी। और फ्रेश भी आप कहाँ से लाते हो? ये कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगी, फिर आगे बोली, आज अपने फूल लेकर नहीं आए? पर क्यों? उसको ऐसे अकेली बड़बड़ाते देख राघव बहुत ज्यादा चिढ़ गया और मन में बुदबुदाने लगा, ओ गॉड, आज मैंने किसका चेहरा देखकर आया जो आज सुबह सुबह ही इसका पाला पड़ गया। अपना सिर पकड़कर चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। वही शालिनी अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी, अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। चुप, एकदम से चुप, राघव थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज में चीड़ और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शालिनी तो एक पल के लिए राघव का ऐसे बेहवीर से थोड़ा डर गई, लेकिन अगले ही फिर से बड़बड़ाने लगी, अरे वाह, फूल बेचने वालों से फूल के बारे में बात नहीं करूंगी तो किसके बारे में बात करूं? हाँ, क्या जमाना आ गया है भाई, फूल बेचने वाला भी ऐसे चिल्लाने लगे हैं जैसे कोई बड़े कंपनी के एम्प्लॉय चिल्लाते हैं। हद है यार। ये सुनकर राघव उसे अजीब चेहरा बनाकर उसे घूरने लगा। इन दोनों की ऐसे वॉरियर देख सीढ़ियों के ऊपर खड़े तेजवीर और बानी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। चैप्टर 88 अपार्टमेंट। राघव और शालिनी के बीच बहस चल रही थी। अब राघव तंग आ गया था। वो शालिनी को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे तेजवीर और बानी पर पड़ी। तेजवीर कुछ नहीं कहा, वो सीधे स्टडी रूम में चला गया। उसके पीछे पीछे राघव भी जाने लगा, लेकिन वहां से जाते जाते शालिनी को घूरकर चला गया। ये देख शालिनी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि राघव कौन है। बानी उसके पास आकर धीरे से बोली, ये तू किसे फूल वाला कह रही थी? बानी की बात सुनकर शालिनी एक नज़र बानी की तरफ देखी, फिर स्टडी रूम के ओर देखने लगी। एक गहरी सांस लेकर बानी से बोली, आह, आज का जमाना कितना खराब हो गया है ना। तुम ही बताओ बानी, अगर फूल बेचने वाले को फूल वाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ऊपर से ऐसे बिहेवियर है जैसे वो किसी बड़े से कंपनी में बड़ी पोजीशन पर काम करता हो। उसकी ऐसे बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर बानी अपना सिर पीट लिया और थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, शालू, सच में, आह, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो। तुझे राघव को देखकर कौन सी एंगल से फूल बेचने वाला लग रहा है? बानी ये बात थोड़ा खींचकर बोली थी। वही शालू बानी की बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। उसको ऐसे हैरान देखकर बानी आह भरते हुए उसे खींचकर डाइनिंग टेबल के ओर ले जाकर बिठा दिया। खुद वो भी उसके बगल में बैठ गई। शालिनी हैरान होते हुए बानी से पूछा, बानी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो फूल बेचने वाला फूल वाला नहीं है। उसकी बात सुनकर बानी आंखें रोल करते हुए बस उसे ही घूरे जा रही थी। ऐसे घूरने से शालिनी सकपकाते हुए कहा, ओके ओके, मैं समझ गई। दोनों के बीच बातें ही हो रही थी कि तभी तेज और राघव दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। वे चारों नाश्ता करने बैठ गए। तेजवीर नाश्ता करते के एक नवाला लेते हुए पूछा, वैफी आज क्या प्रोग्राम है? आज तो संडे है। ये सुनकर बानी जो नाश्ता कर रही थी, तेजवीर की तरफ देखते हुए कहा, हबी, आज मैं और शालू, हम दोनों मिलकर शालू के लिए कमरा देखने जा रहे हैं। कल मंडे है, कॉलेज भी होगा, इसलिए आज ये काम करना होगा। ये सुनकर तेजवीर ने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कमरा ढूंढ रहे हैं तो फिर मेरे पास एक सुझाव है। जैसे ही ये सुना बानी और शालिनी दोनों ही उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। तेजवीर आगे कहा, आप चाहतो फ्लैट में रह सकते हो। वो फ्लैट राघव की है और आपके कॉलेज के नज़दीक भी है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर बानी और शालिनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हवाएं उड़ गई और परेशान होते हुई बानी की तरफ देखने लगी। बानी शालिनी की परेशानी समझ गई थी। वो तेजवीर से पूछा, लेकिन अभी शालिनी वहाँ कैसे रह सकती है, वो भी राघव के साथ? इतना ही कहना था कि तभी सभी भी कानों में जोर जोर से खांसने की आवाज़ आने लगी। तेजवीर, बानी और शालिनी अपनी नज़रें उठाकर देखा तो राघव खाना खाते वक्त उसको खांसी आ गई थी। राघव जल्दी से सामने रखा हुआ पानी की गिलास को उठाकर पानी पीने लगा। तेजवीर एक नज़र राघव पर डाला, फिर बानी से आगे कहा, डोंट वरी, राघव उस फ्लैट में नहीं रहता। उसका एक बंगला है, वो वहीं पर ही रहता है। ये फ्लैट खाली है तो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शालिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अब उस फ्लैट का रेंट क्या होगा?
तेजवीर उसकी परेशानी अच्छे से समझ गया और वो बड़े ही आराम से कहा, उसकी कोई रैंक नहीं है, तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होने तक आराम से रह सकती है। ये सुनकर वो बानी की तरफ देखने लगी। बानी आराम से बैठकर अपना नाश्ता करने में लगी हुई थी। बानी भी न देखे ही शालिनी से बोली, हबी ठीक कह रहे हैं, वैसे हॉस्टल में कमरा खाली भी नहीं है, और बाहर ढूंढेंगे तो तुम्हारी बजट में नहीं मिलता है तो वो भी कॉलेज से बहुत दूर, इसलिए यही बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है, और पढ़ाई के लिए भी कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। बानी की मुंह से ये सब सुनकर हाँ बोलने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तेजवीर के तरफ देखकर हाँ बोल दिया। वही राघव, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो भी हाँ कह दिया। वैसे वो तेजवीर के सामने ना कैसे बोल सकता था, इसलिए हाँ कह दिया। ठीक है, शालिनी आज ही शिफ्ट हो जाएगी और मैं भी उसके साथ जाकर थोड़ा मदद कर दूंगी, बानी ने कहा। सबका नाश्ता हो जाने के बाद बानी और शालिनी दोनों अपार्टमेंट की ओर चली गई। वही तेजवीर और राघव अपने काम के बारे में डिस्कस करने स्टडी रूम में चले गए। बानी और शालिनी दोनों ही तेजवीर बताए हुए अपार्टमेंट में आ गए थे। ये अपार्टमेंट सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। 2 बेडरूम विथ अटैच बाथरूम, एक बड़ा सा हॉल, एक ओपन किचन, बालकनी। सच में बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट था। बानी और शालिनी दोनों ही बहुत खुश थे। अगर ऐसे घर को बाहर रेंट पर लेते तो बहुत ही महंगा रेंट पड़ता। इस वक्त शालिनी बिल्कुल भी सपने में नहीं सोच सकती थी कि इतना बड़ा घर को रेंट दे पाएगी, लेकिन हाँ, भविष्य में क्या होगा किसे पता। शालिनी अपनी चाची के घर में बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से घर में रह रही थी। ये पहली घर था जो अब वो रहने वाली थी। कैसा लगा तुझे ये घर? जैसे ही शालिनी के कानों में ये आवाज़ पड़ी, उसने हंसते हुए बानी की ओर देखकर बोली, बहुत ही अच्छा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगी। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद दोनों मिलकर सारा घर साफ सफाई कर दिया था। किचन का भी काम कंप्लीट हो गई थी। शालू चलो, दोपहर भी हो गया है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, बानी बोली। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो। वो इतना कहकर मुड़कर किचन की जाने लगी कि तभी घर का बेल बजी। ये सुन शालिनी और बानी एक दूसरे को देखने लगी। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? शालिनी थोड़ी कंफ्यूज होती हुई बोली। बानी आगे जाते हुए कहा, वेट, मैं देखती हूँ कौन है। बानी जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने तेजवीर और राघव को देखकर वो एक पल के लिए हैरान हो गई। आप दोनों यहाँ? बानी थोड़ी हैरान होते हुए बोली। तभी पीछे से शालिनी की आवाज़ आई, कौन है बानी? वो भी दरवाज़े के पास आकर देखा तो वो भी हैरान हो गई। हमें अंदर बुलाओगी या यहीं पर ही खड़ी होने दोगी? तेजवीर एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा तो वो दोनों हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, अच्छा अंदर आइए, बानी बोलने से पहले ही शालिनी उसे साइड करते हुई बोली। आखिर तेजवीर और राघव शालिनी के अपार्टमेंट में क्यों आए थे? इसके पीछे कोई कारण था या बस यूं ही आए थे? चैप्टर 89, कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अच्छा अंदर आइए, बानी बोलने से पहले ही शालिनी उसे साइड करते हुई बोली। तेजवीर राघव दोनों ही अंदर आ गए, पूरे घर को देखने लगे। शालिनी बोली, आप बैठिए। ये सुनकर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। बानी आगे आती हुई बोली, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर तेजवीर ने कहा, तुमने अभी तक घर नहीं लौटी थी ना, हमें लगा तुम दोनों घर के काम में बिजी हो गए होंगे और खाना भी नहीं खाया होगा, इसलिए खाना भी लेकर आ गए। जब बानी और शालिनी दोनों ही राघव के हाथ में पकड़ा हुआ बैग को देखकर वो दोनों समझ गई। उसके हाथ से बैग को लेते हुई बानी बोली, अच्छा हुआ आप लेकर आ गए, आप भी बैठिए, हम खाना परोस देते हैं। जब बानी ये कह रही थी तब तेज की नज़र हर तरफ थी, मानो वो हर तरफ अच्छे से छानबीन कर रहा हो। बानी भी इतना ध्यान भी नहीं दिया था, वो सीधे डाइनिंग टेबल के पास जाकर खाना परोसने लगी और सभी खाने के लिए बैठ गए। इन्हीं बीच 2 दिन बीत गए। बानी कॉलेज के पढ़ाई में भी बहुत बिजी भी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कश्यप विला में महेश को पता चल गया था कि जो ड्राइवर बानी को एक्सीडेंट करवा के मरवाना चाहता था, खुद वही ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मौत भी हो गई है। ये जानकर खुद महेश गुस्से से तिलमिला उठा। उसका घाटियां चाल नाकामयाब होता हुआ देखकर वो कैसे शांत रह सकता था। तभी रूपाली उसके पास आती हुई बोली, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो?
रूपाली की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहा, एक नज़र उसे घूरकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रूपाली अच्छे से समझ गई थी कि हो ना हो महेश परेशान होने की वजह बानी ही होगी। महेश से बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर आ गई। दूसरी ओर बानी कॉलेज खत्म करके शालिनी के साथ उसकी अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। बानी अच्छे से जानती थी कि ये आवाज़ किसकी है। वो थोड़ी चिढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही इंसान था जो बानी ने सोचा था। बोलो, क्या बात है? बानी बेफिक्री से कहा तो सामने खड़ा इंसान गुस्से से उबलने लगा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि पिया ही थी, जो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी। पिया को इतना गुस्से में देख बानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी बड़े ही आराम से अपनी दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ी थी। वही पिया को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था बानी को इतना शांति से खड़ी हुई देखकर। बानी, तुझे नहीं लगता कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही घमंड में आ गई हो? पिया की बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, बस उसे खामोशी से देखे जा रही थी। पिया आगे बोली, खैर मुझे भी कोई शौक नहीं कि तुझ जैसे गंवार लड़की से मैं बात करने का, और तेरी उतना हैसियत तो है ही नहीं कि तू खड़ी होकर मुझसे बात करे। खैर यहाँ आने का रीजन ये था कि तुझे मॉम घर बुलाया है। ये सुनकर बानी थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि रूपाली उसे घर क्यों बुला रही है। इसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए बोली, ठीक है, कहकर वहाँ से चली गई। वही पिया गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। प्राइवेट विला में बानी अपनी कमरे में बैठकर कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करने में व्यस्त थी। तभी उसकी फ़ोन पर महेश का कॉल आने लगा। बानी तो पहले पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद कॉल कट हो गया। दोबारा कॉल आने लगा। अब बानी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और मन में बुदबुदाते हुई कहने लगी, अब इसे क्या हुआ है, बार बार कॉल क्यों कर रहा है? कहते हुए फ़ोन को उठा लिया। बानी हेलो कहने से पहले ही सामने से महेश की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। बानी, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? अब इतना अकड़ किस बात की है? तुम भूल गई हो क्या बचपन से आज तक हमने ही पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है? हमारे एहसान भूल गई? अगर तुझे ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, तुम्हारी दादी माँ के लिए तो हमारी बात मान लेती, लेकिन नहीं, तुझे प्यार करने का ये सिला दे रही है। इतना कहकर वो कुछ पल के लिए शांत हो गया और एक गहरी सांस लेकर फिर आगे कहा, देखो बानी बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हमसे नाराज हो, और होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, तकलीफ दी है। लेकिन बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, और तुम हमारी बड़ी बेटी हो। भले हम तुझे जन्म नहीं दिया लेकिन पाला तो ज़रूर है। तुम मानो या ना मानो तुम अभी भी हमारे घर की सदस्य हो, बड़ी बेटी है आप। इन सारे बातें सुन एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब महेश अपने मुंह से कह रहा है। कहीं उसका दोबारा कोई चाल तो नहीं है। इन सारी बातों में वो डूबी हुई थी कि तभी इसकी कानों में दोबारा महेश की आवाज़ आई, बानी बेटा क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, कुछ तो बोलो बेटा। बानी को महेश की बातों पर ना ही विश्वास था और ना ही यकीन कर रही थी। अगर करती भी तो कैसे करती? ये वही इंसान है जो पिछले जन्म में उसकी जान ले ली थी। उन पर विश्वास करने का ही सिला था जिसे मैं अपनी जिंदगी खो दी थी। लेकिन अब इस जिंदगी में मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मैंने शुरुआत में अपने आप से ही कसम खाई है कि इस दोबारा जिंदगी में मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इन सारे बातें अपने मन में कहने के बाद वो महेश से कहने लगी, डैड आप ये कहिए कि आप क्या चाहते हैं? महेश ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बानी उसे डैड कहा था। उसने पिछले जन्म में महेश को डैड ही कहकर ही बुलाती थी। भले ही वो उसके साथ अच्छा किया हो या बुरा, बानी हमेशा उसे डैड ही कहती थी और रूपाली को माँ। लेकिन बानी महेश के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उसे भगवान ने दोबारा मौका दिया था जिंदगी जीने का, और वो इस नई जिंदगी में महेश को डैड नहीं कह पा रही थी। कभी अंकल कहती तो कभी डैड, और रूपाली को कभी माँ तो कभी आंटी, लेकिन ज़्यादातर महेश और रूपाली को आंटी अंकल ही कह रही थी। जैसे ही महेश ने बानी के मुंह से डैड सुना उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, बेटा मैं चाहता हूँ, मैं नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए घर आओ। वैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम कभी घर नहीं आई। मैंने मिस्टर सिंह को इसके बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम घर आने के लिए कोई तैयार हो जाओगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ बेटा 1-2 दिन के लिए आ जाओ। ये सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से महेश की हुई बातों को सुनने लगी। क्या करेगी बानी?
क्या महेश की बातें सुनकर घर जाने के लिए मान जाएगी? क्या इसके पीछे महेश का कोई चाल तो नहीं? चैप्टर 90 महेश और पिया सिंह विला में। बानी महेश की बातों को ही सोचे जा रही थी, तभी कमरे में आते हुए तेजवीर ने देखा कि बानी किसी सोच में डूबी है। उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इतनी देर से सोच में डूबी हुई बानी अचानक से अपने होश में आई, फिर तेजवीर के तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? इतना कहकर वो अपनी सारी नोट्स को सिमटने लगी और एक जगह पर रखकर सोफे से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। तेजवीर ने कहा, क्या बात है? तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता सकती हो। उसकी बात सुनकर तेज के तरफ देखते हुई बोली, डैड मुझे घर बुला रहे हैं 1-2 दिन के लिए। अगर तू जाना चाहती है तो जाकर आओ, चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा, तेजवीर ने कहा। बानी का मन तो था ही नहीं जाने का, लेकिन उसे जाना भी जरूरी था क्योंकि इसे महेश अगले क्या चाल चलने वाला है ये भी तो पता लगाना था। बानी बोली, जी मैं खुद चली जाऊंगी, आपका तो ऑफिस भी रहता है। उसकी बात सुनकर तेज बड़े ही आराम से कहा, ऑफिस का काम तुमसे बढ़कर नहीं है वैफी, मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा। बानी ये सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी। रात बहुत ज्यादा होने के वजह से दोनों की जल्दी ही आंख लग गई। अगली सुबह तेजवीर जल्दी उठ चुका था और वो अपने स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस के फाइल्स को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहा था। तेजवीर के चेहरे पर गंभीर साफ नजर आ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगा। तेजवीर एक नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर डालकर जल्दी से फ़ोन को उठा लिया। सामने वाला इंसान कहने लगा, बॉस वे लोग इस वक्त दिल्ली में ही है और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बड़ा प्लानिंग बना रहे हैं। तेजवीर अभी भी बस खामोशी से सामने वाले की बातें सुने जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव दिखाई नहीं दे रहा था। तेजवीर अपनी ठंडी लेकिन गहरी आवाज में कहा, बस उन पर नजर रखना। इतना कहकर वो कॉल काट दिया। वहीं ऊपर बेडरूम में बानी के आंखें अब जाकर खुली थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा तो वो एकदम से चौंक गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गया? अपने जगह से उठकर बाथरूम के ओर चली गईं। आधे घंटे के बाद बानी तैयार होकर नीचे आई। उसने जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। ये आवाज़ सुनकर बानी समझ गई कि ये लोग कौन हैं। उसने अपने नज़र उठाकर देखा तो नीचे बड़े से हॉल में मिस्टर महेश और पिया दोनों ही बैठकर तेजवीर से बात कर रहे थे। पिया बीच बीच में तेजवीर को देखे जा रही थी। आज वो तेजवीर को इतने करीब और देर तक देख रही थी, जैसे जैसे वो उसे देखती उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। इतना हैंडसम, चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला, ऊपर से अरबों-पति, कौन सी लड़की अपनी पति के रूप में नहीं चाहेगी? खासकर पिया जैसी लड़की। तेजवीर जैसा पर्सनैलिटी वाला बंदे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे वो सिंगल हो या मिंगल या शादीशुदा। अब इस वक्त उसकी आंखें तेजवीर को देखकर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन सामने बैठा तेजवीर एक बार भी अपने नज़र उठाकर देखा तक नहीं। इन सारी बातें सीढ़ियों पर खड़ी बानी बड़े अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। उसी समय नीलिमानी भी चाय की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। ये बात नीलिमानी भी भांप गई थी कि रिया के दिल में क्या चल रहा है। ये जानकर उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में ही पिया को गाली देने लगी, लो अब ये चुड़ैल भी रह गई थी मेरे प्यार पर बुरी नज़र डालने के लिए। उसको ऐसे घूरता हुआ देखकर पिया नीलिमानी को अजीब नज़रों से देखने लगी। सामने तेजवीर होने के वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी, वरना उसको ऐसे घूरने वजह से उसका आंखें ही निकाल कर फेंक देती। बानी ये सब नज़र डालकर उसके मन में तो बदले की आग जल रही थी। अपनी आंखों में दोनों के लिए नफरत लेकर उनके पास चली गई। बानी को आता हुआ देख अपने चेहरे पर स्माइल लेते हुए बानी को गुड मॉर्निंग कहा। बानी भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों के बीच इतना प्यार देखकर पिया का जलन साफ झलकने लगा। वहीं नीलिमानी का हाल भी कुछ अलग नहीं था। बानी बेटा, तुम आ गई, हम लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। महेश ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात बानी गुस्से में कही थी। वहाँ खड़े सभी को एहसास हुआ कि इस वक्त बानी कितने गुस्से में है। महेश ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा असहज हो गया। हालांकि उसको भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को अंदर ही दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा कारण ये भी था कि वो तेजवीर के सामने ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुप ही बैठा रहा।
वो बानी बेटा हम लोग तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। बानी कुछ कह पाती उससे पहले महेश आगे कहना जारी रखा, हाँ मुझे पता है कल तुमने फ़ोन पर क्या कहा था, तुम खुद आने वाली थी लेकिन बेटा हम लोगों ने सोचा कि ये तो सही नहीं है। ससुराल से पहली बार बेटी मायके आती है तो मायके से कोई तो एक सदस्य आता है बुलाने के लिए, इसलिए मैं और पिया आ गए। महेश की बात सुनकर बानी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस उसे ही घूरे जा रही थी। तेजवीर भी बड़े ही ध्यान से बानी को देखे जा रहा था। बानी को ऐसे चुपचाप खड़ा देख महेश और पिया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महेश पिया को आंखों से इशारा किया, पिया भी अपने डैड का इशारा समझ गई। वो भी बानी से बड़े ही प्यार से कहने लगी, बानी दी मैं जानती हूँ तुम मुझ पर जरूर नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नाराज़ किया है, हर्ट किया है। मेरा गुस्सा तुम पर ही निकालती थी, लेकिन दी प्लीज़ तुम्हारी छोटी बहन को माफ़ कर दो ना प्लीज़। बानी को तो यकीन ही नहीं हो रही थी कि पिया उससे माफ़ी मांग रही है, हालांकि उसे ये भी पता था कि ये सब पिया की चाल है। चलिए ना दी घर कुछ दिन के लिए, पिया आंखों में आंसू लिए बानी का हाथ पकड़ते हुए बोली। पिया की ये ड्रामा बानी से और देखा नहीं जा रहा था। हल्के से अपना हाथ पिया के हाथ से खींचते हुए बोली, ठीक है मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। बानी की बात सुनकर महेश और पिया दोनों ही खुश हो गए। बानी तेजवीर के तरफ देखा तो तेजवीर शांत से खड़ा था, थोड़ा परेशान भी नजर आ रहा था। बानी भी उसकी परेशानी भी अच्छे से समझ गई, अपनी आंखों से इशारा किया कि डोंट वरी सब ठीक हो जाए। ये देख तेजवीर भी हल्के से अपना सिर हिला दिया। मैं लगेज लाती हूँ, इतना कहकर वो एक नज़र तेजवीर के ओर देखकर अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे तेजवीर भी चला गया। यहाँ नीचे महेश और पिया दोनों ही बानी को लेकर खुश थे। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth of Innocent Girl.